हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एसएससी एमटीएस का अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट वोकैब पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें बहुत कम टाइम पे, ताकि आपका टाइम भी बच जाए, टाइम भी सेव हो जाए और आपके नजरों से सारी इंपॉर्टेंट चीजें चले जाए। तो आपके अभी बहुत से जैसे सीएचएसएल भी होने वाला है, एमटीएस होने वाला है और बहुत डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ये सेशन जो है हेल्पफुल है। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम में आ भी चुके हैं और कुछ नए ईडियम्स भी हैं जो कि आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द नॉर्वे रिच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम? इस मीडियम का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज न्यूली रिच, अ न्यूबॉर्न बेबी, एन ऑब्लिगेटरी रूल। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है करना पड़ेगा, मजबूरी है, मैंडेटरी है। या फिर स्टिंजी पर्सन, स्टिंजी का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि कंजूस है, पार्सिमोनियस है। तो नॉर्वे रिच का आंसर मुझे बताएंगे और आप लोग कोशिश करा करो कि जब मैं आंसर तक पहुंचू तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बता दिया करो। तो नॉर्वे रिच, जो नॉव का मतलब होता है न्यू, जो न्यूली अभी अभी रिच हुआ है ना। तो आपको पता है इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स लैटिन ग्रीक से लेके गए हैं, तो वो वैसे ये वो वाला उसी से रिलेटेड बना, दूसरी लैंग्वेज से बना हुआ है ये वाला इडियम। तो नॉर्वे रिच मींस नया रिच, जो नया नया रिच हुआ है, जिसके पास अभी लॉटरी लगी है। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी कि किसी की अबू धाबी में 120 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो वो नॉर्वे रिच पर्सन है, राइट? ऐसा भी होता है जिंदगी में। नेक्स्ट, प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी इडियम का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जो कि सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट है। अ नोटेबल चेंज मीन्स कोई ऐसा चेंज जो कि दिख रहा है कि हाँ बदलाव हुआ है। अब टू फेस समथिंग विथ फुल माइट, किसी चीज को फेस करना पूरी एनर्जी और जोश के साथ, और बेस्ड ऑन फर्स्ट साइट, पहली नजर पे। प्राइमा फेसी, अगर आपको पता होगा, ये वर्ड जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत यूज होता है कि सबसे पहले किसने देखा, है ना, सबसे पहले किसकी नजर पड़ी, तो उसे हम प्राइमा फेसी कहते हैं। फर्स्ट साइट पे तो उसे प्राइमा फेसी, कि ये जो है ये प्राइमा फेसी है, इसने सबसे पहले लाश को देखा। आपने मूवीज क्राइम पेट्रोल देखते ही होगे ना। सो दैट इज अ प्राइमा फेसी, याद रखिएगा, बेस्ड ऑन फर्स्ट साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लेजिस फेयर। ये फेयर, लेजिस फेयर क्या होता है? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है। इकोनॉमिक थ्योरी विथ लेस रेड टेपिज्म, इकोनॉमिक थ्योरी जिसमें कम रेड टेपिज्म का मतलब होता है ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, तो जिसमें बहुत कम फॉर्मेलिटीज है। एन इकोनॉमिक थ्योरी विथ नो रेड टेपिज्म, जिसमें कोई भी रेड टेपिज्म मतलब कोई भी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी नहीं है। या फिर टू बी अनफेयर विथ एवरीवन, या फिर हम लोग जो है अनफेयर है सबके साथ, मीन सबके साथ गलत हो रहा है। तो लेजेस फेयर का मतलब क्या है? लेजेस मीन्स आपको हम बोलेंगे फ्री, है ना। तो एन इकोनॉमिक थ्योरी विथ लेस टेपिज्म, एक तरह से लेजेस का सेंस हो जाएगा हाँ फ्री वाली बात है, लिबर्टी वाली बात है, कि कम है, बहुत कम है, फ्रीडम है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। अब आजकल के में देखो प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट वाली चीजों में बहुत ज्यादा हमको बैंक जाना पड़ता था, ये होना था। प्राइवेटाइजेशन में आप सब कुछ जो है आप घर पे बैठ के करो, खुद घर आ जाते हैं। सो बहुत कम ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। तो लेजेस पर एक वैसी इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज या टेपिज्म बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेट अकम्पली। फेट अकम्पली, आज मैं आपको जो ज्यादातर इडियम्स करा रही हूँ वो आपके फॉरेन लैंग्वेज से लिए हुए हैं। वन हु कंप्लेन्स अलॉट, जो बहुत कंप्लेन करते हैं। इरिवर्सिबल चेंज है कोई चेंज जो कि इरिवर्सिबल हो जाना चाहिए। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। और रिवर्सिबल चेंज जो कि रिवर्स हो सकता है, ऐसा बदलाव जिसको आप वापस ठीक नहीं कर सकते, या फिर ऐसा बदलाव जिसको आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रगल, बहुत ज्यादा कलेश जिंदगी में, ठीक है। तो क्या होगा? फेट अकम्पली। फेट अकम्पली का मतलब क्या है? आप लोगों का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में ए बी सी डी क्या है जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है अरिवर्सिबल चेंज, सॉरी एन इरिवर्सिबल चेंज। फेट अकम्पली आप इसको कैसे याद करोगे? हम अपने फेट को, फेट का मतलब किस्मत, हम अपने फेट को नहीं बदल सकते। हम अपनी किस्मत कौन बदल देगा? याद करने का ट्रिक है, मैं नहीं बोल सकती कि तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, बट फॉर जस्ट अ ट्रिक कि फेट अकम्पली, यार फेट का मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज है, जो हमारा भाग्य है। वैसे भी इंसान अपनी जिंदगी के मेजर भाग को नहीं चेंज कर सकता, कहाँ पैदा होना है, कहाँ शादी होनी है, और कुछ कौन आपके बच्चे होंगे, तो ये फेट अकम्पली है, ये इरिवर्सिबल चेंज है, वो होगा ही होगा जो कि आपकी किस्मत में है और या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोसेल स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डेमोसेल स्वॉर्ड? कोई ब्लंट स्वॉर्ड है। ब्लंट स्वॉर्ड का मतलब क्या है? स्वॉर्ड जो जिसमें कोई धार नहीं है,
शार्प नहीं, ब्लंट है, ठीक है। अ क्लोजली इम्पेंडिंग डिजास्टर, तो कोई डिजास्टर जो आपके पास आ रहा है, आप पे बस आ रहा है, आपके ऊपर सर पे लटकती हुई तलवार, आंसर बोल रही हूँ मैं। अ स्वॉर्ड ऑफ डेमसल, डेमसल स्वॉर्ड को रिपीट कर, डिस्प्यूटेड स्वॉर्ड, कि भाई ये बोल रहा है मेरी स्वॉर्ड है, ये बोल रहा है मेरी स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड में डिस्प्यूट चल रहा है। तो डेमसल स्वॉर्ड का मतलब होता है आपके सर पे ऐसी लटक रही है तलवार। तो आपके सर पे एग्जाम लटक रहे हैं, वो क्या है, एक तरह से क्लोजली इम्पेंडिंग डिजास्टर। आपको ऐसे लगता है ना कि अरे यार एग्जाम आने के टाइम आपको कैसे लगता है, धक धक हो रहा है, बैंड बजी होती है, नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि कुछ क्या होने वाला है, तो वो डेमोसल स्वॉर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन मासे। What is the meaning of this idiom en masse? To travel somewhere, कहीं दूर जा रहे हो, बल्कि मटेरियल है कोई बहुत, टॉक अलॉट बहुत ज्यादा बात करते हो यार, या फिर कलेक्टिवली। What is the meaning of en masse? मासे वर्ड अगर आपको पता है, इंग्लिश से रिलेट करो, आपका आंसर मिल जाएगा ए बी सी डी। तो एन मासे का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मासे, मासे का मतलब बहुत सारे, कलेक्टिवली, है ना। मासे का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है ह्यूज, तो एन मासे मीन्स समथिंग विच इज ह्यूज, कलेक्टिव, एक साथ इकट्ठे बहुत कुछ। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटे ब्लांच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? काटे ब्लांच का मतलब क्या होता है? टू रिमूव, टू रोम अबाउट अ लॉट, इधर उधर बहुत ज्यादा भटक रहे हो। पिवटल डिस्कशन मींस, पिवटल मींस समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अनकंडीशनल अथॉरिटी मींस, अनकंडीशनल अथॉरिटी का मतलब है कि भाई आपको जो करना है करो, अनकंडीशनल, आपको कोई रोक टोक नहीं है। एंड टू बी क्लूलेस, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है जिंदगी, क्लूलेस हो जाना। सो काटे ब्रांच का मतलब होता है एन अनकंडीशनल अथॉरिटी। प्लीज ये सारे इडियम्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काटे ब्रांच का मतलब होता है जिसके पास अनकंडीशनल अथॉरिटी है, सारा पावर है, सारा कंट्रोल है कि मैं जो मर्जी करूं, दैट इज काटे ब्रांच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड हॉक। एड हॉक, ये आपको पता होगा, ये हमारे पॉलिटी में भी वर्ड है। एड हॉक, टू बी रूथलेस, ट्रिवियल मैटर, ऑन एन अनप्लान बेसिस या फिर परमानेंट बेसिस। एड हॉक, आपने ये वर्ड पता है कहां सुना होगा? न्यूज़पेपर में एड हॉक कमिटी, एड हॉक कमिटी बनाई गई है, जैसे कुछ इश्यूज होते हैं तो उस पर एड हॉक कमेटी बनाई जाती है, एड हॉक पैनल जो जजेस के होते हैं उसमें डिसीजन। तो एड हॉक का मतलब क्या होता है? एड हॉक का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज जो कि हम कह सकते हैं अनप्लान्ड है ना, अनप्लान्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी चीज के लिए अर्जेंट में तुरंत बनाई जाती है, जैसे कुछ अचानक से इश्यू हो गए, देन हम उस पर एक कमेटी बना देते हैं एड हॉक, विच इज नॉट परमानेंट, वो अपना काम करके डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्टिव फेस। वॉल्ट फेस, इस इडियम का मतलब क्या है? टू चेंज बिलीफ्स, बिलीफ्स को बदल देना, अशेम्ड होना किसी बात पे, फेस समथिंग ब्रेवली, किसी बात को बहुत ब्रेवली, बहुत हिम्मत से आप उसको फेस कर रहे हैं, या फिर कंप्लीटली शॉक हो जाना। तो वॉल्ट फेस का मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? ए बी सी और डी। सो वॉल्ट फेस का मतलब होता है टू चेंज बिलीव्स, तो आपने अपने चेहरे को बदल दिया, मतलब आप बोलते ना तुमने तो यार अपना पूरा वक्त तो जज्बात बदल दिए। तो वॉल्ट फेस का मतलब है पहले आप कुछ सोचते थे फिर आप कुछ सोचने लग गए, जैसे हमने ये वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो मैच देख के पाकिस्तान का उनके वक्त और जज्बात बदल के बिलीफ भी बदल गए कि भाई भरोसा नहीं कर सकते, राइट। तो दैट इज अ वॉल्ट फेस, मींस कंप्लीट चेंज ऑफ वंस ओपिनियन। इसको भी ये कहते हैं कि किसी के ओपिनियन, किसी की बिलीफ में कंप्लीट चेंज आना, उसे हम वॉल्ट फेस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज a deal between American and European regulators on derivation has helped banks dodge a bullet. Dodge a bullet का मतलब क्या है? Barely escape from a dangerous disaster situation, to move quickly in order to avoid a bullet, to expose someone, something or oneself to something undesirable, या फिर to arrive at, come to or end up in a particular situation, especially one that is problematic. Dodge a bullet, डॉज वर्ड आपको 100% आपने क्रिकेट में सुना होगा। तो बॉल को डॉज करना, डॉज का मतलब है बच जाना। तो यहां पे उसने बुलेट से बच गया, मतलब कि बेयरली एस्केप फ्रॉम डेंजरस डिजास्टर सिचुएशन। तो बाल बाल बचना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, डेंजरस सिचुएशन से बचना इज डॉज अ बुलेट। तो बुलेट उसको लगने वाली थी, बच गया। एक होता है बाइट द बुलेट, हाँ, एक और इडियम होता है बाइट द बुलेट।
तो इसका मतलब होता है कि कोई गलत या फिर कोई बहुत खतरनाक चीज को आप बस सह गए हो, सह लेना, कंट्रोल कर लेना कि अब क्या ही कर सकते हैं। सो बहुत मतलब खून का घूंट पीना, दैट इज बाइट द बुलेट। ओके, चलो नेक्स्ट। The exporting company say Coke is grasping at straws to drive them out of business. Grasping at straws. क्या मतलब होता है इस idiom का guys? Grasping at straws means what? Use, design or adapted to grasp a straw. Make a desperate attempt at saving oneself. The ability of grasping something quickly, किसी चीज को quickly grasp करने का, या फिर to carry garbage from one's house. What is the meaning of grasping at straw? तो एक्सपोर्टिंग कंपनीज कह रहे हैं कि कोक इज ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉ टू ड्राइव देम आउट ऑफ बिजनेस। तो भाई कोक जो है वो बढ़िया चल रही है, सिंपल सी बात है। मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेविंग वन सेल्फ, है ना, तो वो अपने बाकी कस्टमर को हटाने के लिए पूरे डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रही है, पूरी जी जान से कोशिश करना, दैट इज ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। I didn't really want to ask my friend for help, but he is my last resort at this point. Last resort. Last resort means क्या? Last place to stay, to grant one more or total freedom, an option you see as a last chance when there are no other options available, the tendency of a place to be frequented by many people. Last resort बोलते हैं मेरे पास ये आखिरी सहारा, last resort is my आखिरी सहारा। तो आपका आंसर होगा आखिरी सहारा, दैट इज एन ऑप्शन टू यूज एट लास्ट चांस। आपका आखिरी चांस, आपका आखिरी ऑप्शन है जो आप बचा के रखे हो कि बस यही मेरा आखिरी सहारा है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। एवरीथिंग यू नो अबाउट द एक्टर्स लाइफ इज जस्ट द आइस ऑफ द टिपबर्ग। ठीक है, आइज ऑफ द टिपबर्ग, इसको, इस इडियम को मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, मुझे टाइटैनिक मूवी याद आ जाती है कि जब उनको छोटा सा पहाड़ दिखता है, हल्का सा लगता है कि नहीं कुछ ना वो, फिर वहां जाके उससे टकरा जाती तो पता चलता है कि बहुत ह्यूज था, नीचे जाके बहुत गंदी तरह से वो क्लैश होता है उससे। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है कि अगर आपको आइसबर्ग ऐसे में दिख रहा है, इसका मतलब बस इतना नहीं है, इसके नीचे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। So, a pointed or rounded end of the iceberg to do something or being in opposition or contrary to generally what is predicted or accepted, to get a hint about something, to only know a very small part of problem. तो आपको बस ऊपर ऊपर का दिख रहा है, नीचे की तो आपको पता ही नहीं डिटेल, तो कि आपको बस थोड़ा सा पता है, बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा होता है, इतना जो होता है वो तो बहुत छोटा सा दिखता है, मगर ये मेजर पार्ट होता है। तो टिप का मतलब ये नहीं कि उतना ही है, नीचे बहुत सारा है। सो to know a very small part of the problem is known as tip of the iceberg. तो गाइज आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इडियम सिखाया, बेसिकली फॉरेन वर्ड्स वाले इडियम सिखाए और एग्जाम में आ जाता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो गलत हो गए, क्योंकि आप उसे रिलेट करना भी मुश्किल हो जाता है कई बार में। गाइज सुपर पास ने आपकी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। आपको अब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस की बैचेस, इनफैक्ट आपके स्टेट यूपी, बिहार, एमपी, आपके महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, सब में इतने सारे एग्जाम्स आते हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, बट हमारे पास ये बैचेस नहीं होती तो हम कर नहीं पाते। तो अब आपको टेक्स्ट बुक ने दिया है बहुत सुनहरा मौका। तो आप जब कोड लगाओगे यहाँ पे PARI, क्या जब आप टेक्स्ट बुक में कोड लगाते हो PARI, परी, याद रखना अपनी परी मैम को, वैसे मेरा नाम परनीत है बट आप कोड लगा सकते हो PARI, क्योंकि गलती हो जाती है स्पेलिंग्स में। सो PARI, तो आप ये कोड लगाते हो तो आपको उन सबका ट्रायल पैक मिलता है ₹1 में, 2 दिन वैलिड रहेगा, जिसमें आपको 350 एग्जाम्स की बैचेस, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 10,000 आपको नोट्स मिलेंगे। बुक खरीदने का टेंशन नहीं, नोट्स खरीदने का, मॉक खरीदने का टेंशन नहीं, प्लस आपको प्रीवियस ईयर की बुक्स भी खरीदनी नहीं पड़ेगी, 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने सारे एग्जाम, 350 एग्जाम्स की बैचेस का एक्सेस आपको ओपन हो जाएगा। तो आप ट्रायल ले लो, 2 दिन का चलेगा, 369 रुपीज में आपको मिल जाएगा। वैसे ये कुछ ज्यादा पैसे का, बट कोड लगाओगे ना PARI तो आपको इतने प्राइस में 3 मंथ्स का मिल जाएगा। तो आपको अराउंड 100 रुपए के आसपास थोड़ा सा पड़ेगा। आप 1249 जाओ, आपको 100 रुपए से एकदम 100 रुपए के आसपास ही पड़ने वाला है 12 मंथ्स का। और मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ ये लो, सबसे बेस्ट यही है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी की प्रिपरेशन करते हैं 2-2.5 महीना किसी एक एग्जाम की बैच के लिए लगता है, फिर आप किसी और की ट्राई करोगे, मेंस दोगे, तो मिनिमम 6-8 महीने तो आपके वैसे ही जाते हैं। फिर रिविजन करना है, मॉक करना है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ के लिए 1 साल बेस्ट है। और अगर आप बिगिनर हो तो 18 मंथ्स का लो, 1699 में मिल जाएगा। आप यहाँ पे कोड लगाओगे तो इसमें और आपको शायद डिस्काउंट मिलेगा।
तो आप इसको ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। कोड परी लगा के इसको ज्वाइन करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड गाइस, पढ़ना चालू करो, क्योंकि कोई नहीं वेट कर रहा आपका। आपको अपने लिए इनिशिएट खुद लेना है, आपको अपने लिए डिसीजंस खुद लेने हैं। आपको, आपके पास किसी चीज का टाइम नहीं होना चाहिए। आपने एक ऐप डाउनलोड कर लिया टेक्स्ट बुक, अब आप इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक सब हटाओ, व्हाट्सएप जरूरी होता है, चलो सुबह सुबह सारी बैचेस कर लो, फिर आप मॉक टेस्ट, फिर आप सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं आपको, सेक्शनल टेस्ट लगा लो, रिविजन कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपके पास एक ऐसी चीज अब आ गई जिसके आपको, मान लो आप एक इंस्टीट्यूट में घुस गए, आपको पूरा दिन उसी पे रहना है, पढ़ना है शिद्दत से, और आप निकलना कब, जब आपके पास जॉब होगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।